हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को फिर से देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मुझे उम्मीद है कि आप सभी आज कुछ रोचक और महत्वपूर्ण सीखने के लिए तैयार हैं। पिछले पाठ में हमने हमारी वाइब कोडिंग टूल किट के बारे में समझा था, जो हमें वाइब कोडिंग करने में मदद करती है। फिर हमने देखा था कि ये सभी टूल्स मिलकर कैसे काम करते हैं। हम VS कोड में प्रॉम्प्ट लिखते हैं और उसे LM स्टूडियो को भेजते हैं। LM स्टूडियो के अंदर हमारा AI मॉडल यानी Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट उस प्रॉम्प्ट पर काम करता है और हमारे लिए जवाब तैयार करता है। फिर LM स्टूडियो वह जवाब वापस VS कोड को भेज देता है। हमने एक demo.html फाइल भी बनाई थी, जिसमें हम VS कोड द्वारा बनाया गया कोड लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। और अंत में हमने देखा था कि ब्राउज़र हमें अंतिम परिणाम दिखाता है। अब स्टूडेंट्स, आज हम वाइब कोडिंग की एक बहुत जरूरी बात समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कंप्यूटर पर कोई काम कर रहे हो और वह काम ठीक से ना हुआ हो? हो सकता है आपने कोई वीडियो चलाने की कोशिश की हो, लेकिन वह ना चली हो। हो सकता है आप कोई गेम खेल रहे हो और वह बीच में ही रुक गई हो। या फिर हो सकता है आपने किसी बटन पर क्लिक किया हो, लेकिन क्लिक करने के बाद कुछ भी ना हुआ हो। ऐसा कभी कभी हो जाता है ना? ठीक इसी तरह जब हम AI की मदद से कुछ बनाते हैं तो कभी कभी चीजें हमारी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करती। हो सकता है AI को जवाब देने में थोड़ा समय लगे, हो सकता है वह कोई जवाब ही ना दे, या फिर हो सकता है कि हमें वह परिणाम ना दिखाई दे जिसकी हमें उम्मीद थी। स्टूडेंट्स, अगर ऐसा हो जाए तो क्या हमें घबरा जाना चाहिए? नहीं। क्या हमें सीखना छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें बस यह याद रखना है कि ऐसा होना बिल्कुल सामान्य बात है। हमें शांत रहना है, ध्यान से देखना है कि परेशानी कहां है और फिर उसे ठीक करना है। इसी प्रक्रिया को ट्रबल शूटिंग कहा जाता है। ट्रबल शूटिंग हमें अपने टूल्स के साथ आने वाली परेशानियों को समझने और उन्हें ठीक करने में मदद करती है। स्टूडेंट्स, यह एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर पर कुछ बनाते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां आ सकती हैं, लेकिन अच्छे विद्यार्थी घबराते नहीं हैं। वे शांत रहते हैं, एक एक स्टेप को ध्यान से देखते हैं और फिर परेशानी का हल ढूंढते हैं। और आज हम बिल्कुल यही सीखने वाले हैं। अब आइए अपने टूल्स को एक एक करके देखते हैं, समझते हैं उनमें किस तरह की अड़चनें आ सकती हैं, और यह भी सीखते हैं कि उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है। सेक्शन 1, LM स्टूडियो में आने वाली अड़चनें। अब स्टूडेंट्स, आइए अपने पहले टूल से शुरुआत करते हैं। इस टूल का नाम है LM स्टूडियो। क्या आपको याद है कि तुलना किससे की थी? मैंने किसी को चूल्हा कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं। LM स्टूडियो हमारी AI रसोई के चूल्हे की तरह है। अगर चूल्हा ठीक से काम ना करे तो खाना बनना शुरू नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर LM स्टूडियो ठीक से तैयार ना हो तो हमारा AI मॉडल भी सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। समस्या 1, GPU बंद नहीं है। स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा हो सकता है
कि एआई मॉडल शुरू तो हो जाए, लेकिन वह ठीक से काम ना करे। कभी कभी वह अचानक रुक भी सकता है और कुछ मामलों में आपकी स्क्रीन पर इस तरह का एक एरर मैसेज भी दिखाई दे सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। हमें बस LM स्टूडियो की सेटिंग्स को ध्यान से जांच लेना है। LM स्टूडियो में एक बहुत जरूरी सेटिंग होती है, वह है जीपीयू को डिसेबल यानी बंद करना। अगर यह बंद ना हो तो एआई मॉडल को काम करने में परेशानी हो सकती है। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि पार्ट 6 में LM स्टूडियो सेटअप करते समय हमने सबसे पहले जीपीयू को डिसेबल यानी बंद किया था? अगर आपको याद नहीं भी है तो कोई बात नहीं, आइए इसे एक बार फिर से साथ मिलकर स्टेप बाय स्टेप करते हैं। चलिए अब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। अब सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर पर LM स्टूडियो खोलेंगे। मैं जानता हूं आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है और कुछ स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है। चिंता मत करिए स्टूडेंट्स, पहले हम देखेंगे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू है तो उसमें LM स्टूडियो कैसे खोलना है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो उसमें LM स्टूडियो कैसे खोलना है। तो चलिए सबसे पहले उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम पर LM स्टूडियो खोलते हैं। उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में LM स्टूडियो खोलने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज का बटन दबाना होगा। विंडोज का बटन कुछ ऐसा दिखता है। चलिए इसे साथ में दबाते हैं। विंडोज का बटन दबाने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? यहां ऊपर आपको एक सर्च बार दिखाई देता है। हम इसके अंदर एक बार क्लिक करेंगे। क्या सबने कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब हम यहां लिखेंगे LM स्टूडियो। घबराइए नहीं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। क्या सबने टाइप कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। LM स्टूडियो टाइप करते ही आपकी स्क्रीन पर भी यहां LM स्टूडियो का आइकन दिखने लगेगा। हमें LM स्टूडियो खोलने के लिए इस पर एक बार क्लिक करना होगा। चलिए साथ में इस पर क्लिक करते हैं। क्या सबने LM स्टूडियो खोल लिया? कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, आप थोड़ा समय भी ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप LM स्टूडियो कैसे खोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही होगी। LM स्टूडियो खोलने के लिए आपको सबसे पहले यहां नीचे विंडोज के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहां एक सर्च बार दिखाई देगा। आपको इसके अंदर लिखना होगा LM स्टूडियो। LM स्टूडियो लिखते ही आपको यहां नीचे LM स्टूडियो का आइकन दिखने लगेगा। आप उस पर क्लिक करके अपने विंडोज कंप्यूटर पर LM स्टूडियो खोल सकते हैं। चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू में LM स्टूडियो की स्क्रीन पर वापस चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम जो करने जा रहे हैं वह स्टेप्स हम हमारे पार्ट 6 में भी कर चुके हैं। क्या आप बता सकते हैं कि अब हमें क्या करना है? मैंने किसी को सेटिंग्स के आइकन पर जाना है कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं। अब सबसे पहले हम यहां नीचे दाईं ओर सेटिंग्स के आइकन पर जाएंगे।
क्या सबको सेटिंग्स का आइकन दिख गया? बहुत बढ़िया। अब हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर भी ऐसा पॉपअप दिखाई देगा। यहां हमें जाना होगा जहां डेवलपर लिखा हुआ है। हम इस पर एक बार क्लिक करेंगे। क्या आपने क्लिक कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब हम जाएंगे बाएं ओर डेवलपर मोड के आगे। यहां आपको ऐसा ही बटन दिखाई देगा जिसमें अभी ऑफ लिखा होगा। हमें इसे ऑन करना है। तो ऑन करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? यहां ऑन पर एक बार क्लिक करेंगे। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहां बाएं ओर आपको दो नए ऑप्शंस दिखाई देंगे, रन टाइम और हार्डवेयर। हमें हार्डवेयर पर एक बार क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। अब मेरी स्क्रीन की तरह आपकी स्क्रीन पर भी आपके सिस्टम में मौजूद जीपीयू दिखने लगेंगे। हमें यहां दाएं ओर जाना है और इसे ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए हम यहां ऑफ पर एक बार क्लिक करेंगे। इसे ऑफ करने के बाद हमें एक चीज और करनी होगी। क्या आपको स्क्रीन पर ऑफलोड केवी कैश टू जीपीयू मेमोरी लिखा हुआ दिख रहा है? इसके सामने यहां एक बटन है। हमें इस पर क्लिक करके इसे ऑफ करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। सबने क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स। अब हम इस पॉपअप स्क्रीन को बंद करेंगे। बंद करने के लिए हम यहां ऊपर क्रॉस के आइकन पर एक बार क्लिक करेंगे। क्या सबने बंद कर लिया? बहुत बढ़िया। यह सेटिंग हमारे एआई मॉडल को हमारे सिस्टम पर सही तरीके से चलाने में मदद करती है। और यह सेटिंग सही ना हो तो सिस्टम ठीक से काम नहीं कर पाता और कुछ मामलों में स्क्रीन पर एरर यानी किसी प्रकार की समस्या का संदेश दिखाई दे सकता है। समस्या 2, मॉडल लोड नहीं हुआ है। स्टूडेंट्स, अब एक और स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने वीएस कोड में अपना प्रॉम्प्ट लिखा और एंटर दबाया, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। हो सकता है कोई जवाब दिखाई ना दे। हो सकता है स्क्रीन पर सब कुछ शांत दिखाई दे। ऐसी स्थिति में हमें सबसे पहले क्या जांचना चाहिए? क्या आप बता सकते हैं? मैंने किसी को एआई मॉडल कहते हुए सुना। बिल्कुल सही। सबसे पहले हमें यह देखना चाहिए कि एलएम स्टूडियो में हमारा एआई मॉडल लोड हुआ है या नहीं। अगर एआई मॉडल लोड नहीं हुआ होगा तो एआई काम शुरू ही नहीं कर पाएगा, और जब एआई काम नहीं करेगा तो हमें कोई जवाब भी नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी आपको कोई जवाब ना मिले तो सबसे पहले यह जांचिए कि एलएम स्टूडियो में आपका एआई मॉडल सही तरीके से लोड हुआ है या नहीं। स्टूडेंट्स, चलिए अब एलएम स्टूडियो की स्क्रीन पर दोबारा चलते हैं। सबसे पहले हमें डेवलपर सेक्शन खोलना होगा। अब स्क्रीन के बाईं तरफ ध्यान से देखिए। क्या आपको अपनी स्क्रीन के बाईं तरफ कुछ आइकन दिखाई दे रहे हैं? अब हम यहां किस आइकन पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स? हम ऊपर से दूसरे आइकन पर क्लिक करेंगे और इसे क्या कहा जाता है? इसे डेवलपर सेक्शन कहा जाता है। अब बाईं तरफ हम लोकल सर्वर पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, हमें यह सुनिश्चित करना है कि लोकल सर्वर चयनित हो। अब स्टूडेंट्स,
स्क्रीन को ध्यान से देखिए। क्या आपको वह बटन दिखाई दे रहा है जिस पर लोड मॉडल लिखा है? हम उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही नीचे एक पॉपअप स्क्रीन खुल जाएगी। यहां से हम चुनेंगे Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट। चलिए स्टूडेंट्स, Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट पर क्लिक करते हैं। अब स्टूडेंट्स, हमने अपना AI मॉडल चुन लिया है जो है Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, मुझे आप सब पर बहुत गर्व है। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि पिछले पाठ में हमने AI मॉडल के बारे में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि AI मॉडल AI के दिमाग की तरह होता है। यही वह हिस्सा है जो हमारे प्रॉम्प्ट को समझता है, उस पर काम करता है और हमारे लिए जवाब तैयार करता है। अगर AI मॉडल ही मौजूद ना हो तो AI ना तो हमारे प्रॉम्प्ट को समझ पाएगा और ना ही हमें कोई जवाब दे पाएगा। इसीलिए इसे हमेशा जांच लेना चाहिए। समस्या 3, सर्वर शुरू नहीं हुआ है। अब स्टूडेंट्स, आइए एक और स्थिति के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए कि आपका मॉडल सही तरीके से लोड हो चुका है, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। आप VS कोड में अपना प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर दबाते हैं और जवाब का इंतजार करते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऐसी स्थिति में समस्या क्या हो सकती है? क्या आपको याद है कि पिछले पाठ में हमने सर्वर के बारे में क्या सीखा था? मैं कुछ उलझे हुए चेहरे देख रहा हूं। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, चलिए इस सेटिंग को दोबारा से देखते हैं। LM स्टूडियो VS कोड से बात करने में मदद करता है। इसीलिए अगर जवाब नहीं आ रहा है तो अगली चीज जो हमें जांचनी है वह है कि सर्वर शुरू है या नहीं। स्टूडेंट्स, आइए अब LM स्टूडियो की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे जांचना है कि सर्वर ऑन है या ऑफ। क्या सबके कंप्यूटर पर LM स्टूडियो खुला हुआ है? बहुत बढ़िया। चलिए अब जरा याद करने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। पार्ट 6 में हमने साथ में सर्वर चेक किया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि सर्वर का स्टेटस बटन कहां दिखाई देता है? कोई जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स, थोड़ा समय लीजिए और सोचिए। अगर आप भूल गए हैं तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको दोबारा बताता हूं। क्या आपको ऊपर बाईं तरफ एक छोटा स्टेटस बटन दिखाई दे रहा है? अगर आपको स्टेटस स्टॉप्ड दिखाई दे रहा है तो हमें उस पर क्लिक करना होगा। उस पर क्लिक करते ही वह ऑन हो जाएगा और उसका रंग हरा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हमने सर्वर शुरू कर दिया है और अब दूसरी एप्स LM स्टूडियो के अंदर मौजूद AI मॉडल से बात कर सकती हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि पिछले पाठ में हमने सर्वर के बारे में क्या सीखा था? हमने सीखा था कि AI में सर्वर शुरू करना गैस की सप्लाई चालू करने जैसा है। जरा अपनी AI रसोई के बारे में फिर से सोचिए। अगर गैस सप्लाई बंद हो तो क्या चूल्हा काम कर पाएगा? नहीं। ठीक उसी तरह अगर सर्वर बंद हो तो AI भी काम नहीं कर पाएगा। इसलिए जब भी आपको जवाब ना मिले तो यह जरूर जांच लीजिए कि सर्वर शुरू हुआ है या नहीं। अब आइए एक और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बात करते हैं। समस्या 4, कॉन्टेक्स्ट लेंथ। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है पार्ट 6 में हमने कॉन्टेक्स्ट लेंथ के बारे में बात की थी? बहुत बढ़िया।
अब एक और सवाल है, क्या आपको याद है कि LM स्टूडियो में कॉन्टेक्स्ट लेंथ कहां होती है? मैंने किसी को लोड टैब कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं। मुझे आप पर गर्व है। स्टूडेंट्स, स्क्रीन के दाईं तरफ देखिए। अब हम लोड टैब को चुनेंगे। क्या आप लोड टैब देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स? ये देखिए, यहां है लोड टैब। चलिए अब इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही आपको यहां नीचे कुछ विकल्प दिखाई देंगे। आपको एक विकल्प दिखाई देगा जिसका नाम है कॉन्टेक्स्ट लेंथ। हमारे इस कोर्स के लिए हम कॉन्टेक्स्ट लेंथ 4096 ही सेट करेंगे। अगर आपके कंप्यूटर पर कॉन्टेक्स्ट लेंथ 4096 के बजाय कुछ और दिखाई दे रही है तो आपको इसे 4096 सेट करना होगा। उसके लिए यहां दाईं ओर इस बॉक्स पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अपने कीबोर्ड पर Ctrl+A मतलब कंट्रोल दबाते हुए A दबाइए। अब अपने कीबोर्ड पर बैकस्पेस का बटन दबाइए। बैकस्पेस का बटन दबाते ही यह बॉक्स खाली हो जाएगा। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि हमें इस बॉक्स के अंदर क्या लिखना है? मैंने किसी को 4096 कहते हुए सुना। बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, चलिए यहां 4096 लिखते हैं। स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। क्या आप सबने लिख लिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्क्रीन के नीचे दाईं तरफ देखिए। क्या आपको यह ऑप्शन दिखाई दे रहा है? रीलोड टू अप्लाई चेंजेस। स्टूडेंट्स, ये यहां स्क्रीन के नीचे की तरफ होगा। आइए इस पर क्लिक करते हैं। समस्या 5, टेम्परेचर 0 पर सेट नहीं है। स्टूडेंट्स, कभी कभी AI हमें जवाब तो दे देता है, लेकिन उसका जवाब थोड़ा अजीब या उलझा हुआ लग सकता है। अगर आपके साथ ऐसा हो तो सबसे पहले जिन चीजों को जांचना चाहिए उनमें से एक है टेम्परेचर सेटिंग। क्या आपको याद है कि पिछले पार्ट हमने टेम्परेचर को 0 पर सेट किया था? हमने ऐसा इसलिए किया था ताकि AI हमें साफ और स्पष्ट जवाब दे सके। अगर टेम्परेचर सही तरीके से सेट ना हो तो AI कभी कभी ऐसे जवाब दे सकता है जो समझने में कठिन हो या हमारी उम्मीद के मुताबिक ना हो। चलिए स्टूडेंट्स, अब LM स्टूडियो की स्क्रीन पर चलते हैं और टेम्परेचर को 0 पर सेट करते हैं। स्टूडेंट्स, क्या आप बता सकते हैं कि हमें टेम्परेचर सेट करने के लिए कहां जाना होगा? हाँ, इन्फेरेंस टैब में, जो कि लोड टैब के ठीक दाईं ओर है। अगर आपको यह पहले से याद है तो आप हमारी वाइब कोडिंग के सफर में शानदार प्रगति कर रहे हैं। अब लोड टैब के ठीक बगल में एक और टैब है जिसका नाम है इन्फेरेंस। आइए उस पर क्लिक करते हैं। अब हमें यहां नीचे सेटिंग्स पर क्लिक करना होगा। चलिए क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद सेटिंग्स का बॉक्स खुल जाएगा। अब स्टूडेंट्स, क्या आपको यहां टेम्परेचर नाम की कोई चीज दिखाई दे रही है? हाँ, ये देखिए, ये रही। हम टेम्परेचर को 0 सेट करेंगे और उसके लिए हम यहां पर क्लिक करेंगे और क्लिक करते हुए
इसे पीछे तक ले जाएंगे। जब हम टेम्परेचर 0 सेट करते हैं तो एआई मॉडल साफ और स्पष्ट जवाब देता है। सेक्शन 2, वीएस कोड में आने वाली अड़चनें। अब स्टूडेंट्स, आइए वीएस कोड की बात करते हैं। क्या आपको याद है कि पिछले पार्ट में हमने वीएस कोड की तुलना किससे की थी? मैंने किसी को मेज कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं। वीएस कोड हमारी एआई रसोई के मेज की तरह है। यही वह जगह है जहां हम चीजों को तैयार करते हैं, उन्हें व्यवस्थित रखते हैं और एआई को भेजने से पहले अपने प्रॉम्प्ट्स पर काम करते हैं। यहीं पर हम अपने प्रॉम्प्ट्स लिखते हैं, उनमें बदलाव करते हैं और अपने काम को व्यवस्थित रखते हैं। आइए अब देखते हैं कि वीएस कोड का उपयोग करते समय हमें किस तरह की अड़चनें या परेशानियां आ सकती हैं। समस्या 1, demo.html फाइल खुली हुई नहीं है। स्टूडेंट्स, एक और स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने वीएस कोड खोल लिया है और आप पाठ में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आप स्क्रीन पर देखते हैं तो आपको demo.html फाइल कहीं दिखाई नहीं देती। तब आपके मन में कुछ सवाल आ सकते हैं। सवाल कुछ भी हो सकता है, जैसे demo.html फाइल कहां गई? क्या हमने यह फाइल पहले नहीं बनाई थी? स्टूडेंट्स, घबराइए नहीं। आपको याद है कि हमने पिछले पार्ट में demo.html फाइल बनाई थी। इसलिए अगर यह फाइल आपको दिखाई नहीं दे रही हो तो इसका यह मतलब नहीं है कि फाइल गायब हो गई है। अक्सर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइल वीएस कोड में खुली नहीं होती। आइए इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। स्टूडेंट्स, अपनी स्क्रीन पर ध्यान दीजिए। हम यहां ऊपर फाइल पर एक बार क्लिक करेंगे। क्या आप सबने क्लिक कर लिया? इसके बाद हम ओपन फाइल पर क्लिक करेंगे। स्टूडेंट्स, यहां पर आपको बहुत सारे फोल्डर्स दिख सकते हैं और आपको क्लिक करना है डेस्कटॉप पर। स्टूडेंट्स, आप अपनी लिस्ट पर जाइए और देखिए, क्या आप डेस्कटॉप देख सकते हैं? अब डेस्कटॉप पर मैं 2 बार क्लिक करूंगा। क्या आप सबने भी क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया। जैसे ही आप डेस्कटॉप पर क्लिक करेंगे, आपको डेस्कटॉप पर मौजूद सभी फाइल्स दिखने लगेंगी। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, क्या आपको demo.html फाइल दिखाई दे रही है? अगर दिखाई दे रही है तो उस पर एक बार क्लिक कीजिए। हम यहां ऊपर जाएंगे, ओपन पर। क्या आप सब अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं? ये देखिए स्टूडेंट्स, ये रहा। चलिए अब ओपन बटन पर एक बार क्लिक करते हैं। क्या आप सबने क्लिक कर लिया? बहुत बढ़िया। देखिए, अब demo.html फाइल वीएस कोड में खुल गई है। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ इसलिए कि कोई फाइल आपके कंप्यूटर में मौजूद है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह वीएस कोड में भी खुली हुई है। वीएस कोड केवल उन्हीं फाइल्स के साथ काम कर सकता है जो उस समय खुली हुई हों। अगर demo.html फाइल खुली नहीं होगी तो आप उसमें अपना कोड पेस्ट नहीं कर पाएंगे और अपने काम को सही तरीके से सेव भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब भी आपको demo.html फाइल दिखाई ना दे तो सबसे पहले यह जांचिए कि सही फाइल खुली हुई है या नहीं। कई बार सिर्फ यही छोटा सा स्टेप पूरी समस्या को हल कर देता है। समस्या 2, एंटर दबाना भूल जाना।
स्टूडेंट्स, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम अपना प्रॉम्प्ट लिख देते हैं और फिर जवाब आने का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हो सकता है? कई बार इसका कारण बहुत सरल होता है। हम अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाना या फिर एंटर पर क्लिक करना ही भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स, यह सुनने में भले ही एक छोटी सी बात लगे, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब तक आप एंटर नहीं दबाएंगे, तब तक आपका प्रॉम्प्ट एलएम स्टूडियो को नहीं मिलेगा, और अगर प्रॉम्प्ट एलएम स्टूडियो को नहीं मिलेगा तो एआई भी काम शुरू नहीं कर पाएगा। इसलिए हमेशा यह बात याद रखिए, सबसे पहले अपना प्रॉम्प्ट ध्यान से लिखिए, फिर एक बार जांच लीजिए कि सब कुछ सही है या नहीं, और उसके बाद अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाइए या फिर एंटर पर क्लिक कीजिए। स्टूडेंट्स, एंटर का बटन कुछ ऐसा दिखता है। कई बार सिर्फ एंटर दबाने से ही समस्या हल हो जाती है। अब आइए एक और समस्या के बारे में सीखते हैं। समस्या 3, वीएस कोड में मॉडल चुना नहीं गया है। स्टूडेंट्स, अब एक और स्थिति के बारे में सोचिए। मान लीजिए आपने अपना प्रॉम्प्ट लिखा, आपने एंटर भी दबा दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई जवाब नहीं आया। ऐसी स्थिति में समस्या क्या हो सकती है? एक कारण यह हो सकता है कि वीएस कोड में मॉडल चुना ही नहीं गया हो। अगर वीएस कोड में मॉडल चुना नहीं गया होगा तो वीएस कोड को यह पता ही नहीं होगा कि उसे किस एआई मॉडल से बात करनी है। अब आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और वीएस कोड में कुछ सेटिंग्स जांचते हैं। अब स्टूडेंट्स, आइए वीएस कोड खोलते हैं। वीएस कोड खोलने से पहले अगर आपकी स्क्रीन पर एलएम स्टूडियो खुला हुआ है तो हमें उसे मिनिमाइज करना होगा। स्टूडेंट्स, मिनिमाइज करने के लिए हमें यहां ऊपर माइनस के आइकन पर एक बार क्लिक करना होगा। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। क्या आप सब ने एलएम स्टूडियो मिनिमाइज कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। क्या आपको याद है कि वीएस कोड खोलने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा? हमें विंडोज का बटन दबाना होगा। अब अपने कीबोर्ड पर विंडोज का बटन दबाइए स्टूडेंट्स। विंडोज का बटन कुछ ऐसा दिखता है। आपको याद है ना स्टूडेंट्स? चलिए इसे साथ में दबाते हैं। विंडोज का बटन दबाने के बाद यहां ऊपर आपको सर्च बार दिखाई देगा। हमें सर्च बार के अंदर एक बार क्लिक करना होगा। चलिए सर्च बार के अंदर क्लिक करते हैं। क्या सबने कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना होगा स्टूडेंट्स? घबराइए नहीं, थोड़ा समय लीजिए और याद करने की कोशिश कीजिए। यह चीज हमने हमारे पिछले पाठ में भी की थी स्टूडेंट्स। मैंने पीछे से किसी को वीएस कोड कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं। मुझे आप पर बहुत गर्व है। अब हम यहां लिखेंगे वीएस कोड। घबराइए नहीं स्टूडेंट्स, आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। क्या सबने टाइप कर लिया? बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन को ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स। वीएस कोड का आइकन कुछ ऐसा दिखाई देता है। आप इसे अपने पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं स्टूडेंट्स। हमें इस पर एक बार क्लिक करना होगा। चलिए साथ में इस पर क्लिक करते हैं।
अब आइए देखते हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप VS कोड कैसे खोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपके कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है तो आपकी स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही होगी। VS कोड खोलने के लिए आपको सबसे पहले यहां नीचे विंडोज के आइकन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको यहां एक सर्च बार दिखाई देगा। आपको इसके अंदर लिखना होगा VS कोड। VS कोड लिखते ही आपको यहां नीचे VS कोड का आइकन दिखने लगेगा। आप उस पर क्लिक करके अपने विंडोज कंप्यूटर पर VS कोड खोल सकते हैं। चलिए अब ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू में VS कोड की स्क्रीन पर वापस चलते हैं। यहां बाईं तरफ आपको कई आइकन दिखाई देंगे। आपको इस आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने से पहले स्टूडेंट्स, क्या आपको इस आइकन का नाम याद है? मैंने किसी को कंटिन्यू कहते हुए सुना। आप सही हैं स्टूडेंट्स। यह है कंटिन्यू एक्सटेंशन, जिसे हमने कुछ पाठों पहले डाउनलोड और इंस्टॉल किया था। चलिए साथ में इस पर क्लिक करते हैं। क्या आपको हमारी स्क्रीन के बाईं तरफ यह छोटा सा बॉक्स दिखाई दे रहा है? यही वह जगह है जहां हम अपने प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे। क्या आपको यहां हमारे मॉडल का नाम दिखाई दे रहा है? अगर आपको मॉडल का नाम दिखाई नहीं दे रहा या वहां कोई दूसरा मॉडल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब है कि VS कोड में सही मॉडल चुना नहीं गया है। स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ LM स्टूडियो में मॉडल लोड कर देना ही काफी नहीं है। हमें VS कोड में भी उसी मॉडल को चुनना होता है। तभी VS कोड आपके प्रॉम्प्ट को सही AI मॉडल तक पहुंचा पाएगा और तभी AI आपके प्रॉम्प्ट पर काम करके आपको जवाब दे पाएगा। इसे करने के लिए सबसे पहले हम VS कोड के प्रॉम्प्ट एरिया में जाएंगे। फिर सिलेक्ट मॉडल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ऐड चैट मॉडल पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पर इस तरह की एक पॉपअप स्क्रीन दिखाई देगी। इस स्क्रीन पर हम प्रोवाइडर के नीचे वाले बॉक्स पर क्लिक करेंगे। बॉक्स पर क्लिक करने के बाद अलग अलग ऑप्शंस की एक लिस्ट दिखाई देगी। क्या आपको याद है कि प्रोवाइडर के रूप में हमने क्या चुना था? हमने अपने पिछले पार्ट में प्रोवाइडर के रूप में LM स्टूडियो को चुना था और हम आज भी वही करने वाले हैं। हमें इस लिस्ट के नीचे स्क्रॉल करके LM स्टूडियो को सिलेक्ट करना है। LM स्टूडियो को सिलेक्ट करने के लिए बस उस पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, LM स्टूडियो प्रोवाइडर के रूप में सिलेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी समस्या हो रही हो या फिर आपको यह स्टेप करने में थोड़ा समय लग रहा हो, तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और स्टेप पूरा होने के बाद वीडियो को दोबारा चला सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चेक करेंगे कि मॉडल ऑटो डिटेक्ट पर सेट है या नहीं। अगर आपको मॉडल के नीचे ऑटो डिटेक्ट दिखाई नहीं देता है, तो बस उस पर एक बार क्लिक करें और लिस्ट में से ऑटो डिटेक्ट को सिलेक्ट कर लें। जब मॉडल ऑटो डिटेक्ट पर सेट हो जाए, तब हम कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, आपकी स्क्रीन के दाईं तरफ एक config.yaml फाइल ओपन हो जाएगी। हम उस पर एक बार क्लिक करेंगे
और उसे सेव करेंगे। इसे सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पर Ctrl+S दबाना होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, आपको पहले कंट्रोल बटन को दबाकर रखना है और फिर फाइल सेव करने के लिए S बटन को दबाना है। इससे आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, हमें कैसे पता चलेगा कि यह फाइल सेव हुई है या नहीं? ये देखिए, यहां नीचे एक पॉपअप स्क्रीन है जिस पर लिखा हुआ है कॉन्फ़िग अपडेटेड। इसका मतलब है कि यह फाइल सेव हो चुकी है। अब इस पॉपअप को यहां क्रॉस के आइकन पर क्लिक करके बंद कर सकते हैं। अब हमें इस फाइल को बंद करना होगा। बंद करने के लिए मैं जाऊंगा यहां ऊपर क्रॉस के आइकन पर और इस पर एक बार क्लिक करूंगा। क्या आपने भी config.yml फाइल बंद कर ली है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह चेक करने के लिए कि LM Studio VS Code के साथ कनेक्टेड है या नहीं, हम प्रॉम्प्ट एरिया में जाएंगे। यहां हमारा मॉडल Qwen 2.5 कोडर 7B इंस्ट्रक्ट अपने आप ही सिलेक्ट हो जाएगा। इसलिए स्टूडेंट्स, एक बात हमेशा याद रखिए, LM Studio खुला होना चाहिए, मॉडल लोड होना चाहिए और वही मॉडल VS Code में चुना हुआ होना चाहिए। अब आइए अगली समस्या को समझते हैं। समस्या 4, प्रॉम्प्ट में गलती होना। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने एक प्रॉम्प्ट लिखा, एंटर दबाया और AI ने आपको जवाब भी दे दिया, लेकिन जवाब देखकर आपको लगा कि कुछ ठीक नहीं है। हो सकता है AI ने आपकी बात पूरी तरह ना समझी हो सकता है कि उसने कुछ और ही बना दिया हो, या फिर जो परिणाम आप चाहते थे वह आपको ना मिला हो। ऐसी स्थिति में हम अक्सर सोचते हैं कि AI ने गलती की है, लेकिन कई बार गलती AI की नहीं होती। कई बार गलती हमारे प्रॉम्प्ट में ही होती है। हो सकता है कि किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो, या कोई शब्द छूट गया हो, या गलती से कोई अतिरिक्त शब्द जोड़ दिया गया हो। स्टूडेंट्स, याद रखिए, AI वही समझता है जो हम उसे लिखकर बताते हैं। इसलिए अगर प्रॉम्प्ट में कोई गलती रह जाए, कोई जरूरी जानकारी छूट जाए या हमारी बात साफ ना हो, तो परिणाम भी हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं आएगा। ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा उपाय क्या है? अपने प्रॉम्प्ट को एक बार फिर ध्यान से पढ़िए। ध्यान से देखिए कि आपने जो प्रॉम्प्ट लिखा है, क्या वह मेरी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे प्रॉम्प्ट जैसा ही है या उसमें कोई अंतर है। अगर कहीं कोई गलती दिखाई दे तो उसे सुधारिए और फिर अपने कीबोर्ड पर एंटर दबाकर दोबारा कोशिश करिए। कई बार केवल प्रॉम्प्ट को ठीक करने से ही परिणाम पूरी तरह बदल जाता है। अब AI आपके प्रॉम्प्ट को सही तरीके से समझ पाएगा और आपको बेहतर जवाब देगा। सेक्शन 3, फाइल्स और सिस्टम से जुड़ी अड़चनें। समस्या 1, फाइल का नाम गलत है। स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि demo.html फाइल हमारे लिए कितनी उपयोगी है? हम VS Code द्वारा बनाया गया कोड इसी फाइल में लिखते हैं या कॉपी पेस्ट करते हैं। याद रखिए, कोड हमेशा demo.html फाइल में ही पेस्ट किया जाना चाहिए। लेकिन कभी-कभी हम फाइल बनाते हुए गलती से उसका नाम कुछ और रख देते हैं। उदाहरण के लिए उसका नाम demo1.html फाइल हो सकता है या demo.txt हो सकता है,
या फिर कुछ और हो सकता है। अगर ऐसा हो जाए तो आपको परेशानी आ सकती है। हो सकता है कि ब्राउजर आपका पेज सही तरीके से ना खोले या फिर आपके द्वारा किए गए बदलाव दिखाई ही ना दें। तो स्टूडेंट्स, हमें फाइल का नाम हमेशा demo.html ही रखना है। और अगर हमारी फाइल का नाम demo.html नहीं है तो हमें उसे ठीक करना होगा। तो आइए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि यह कैसे करना है। सबसे पहले हमें वहां जाना होगा जहां हमने अपनी फाइल सेव की थी। और स्टूडेंट्स, क्या आपको याद है कि हमने अपनी फाइल कहां सेव की थी? मैंने किसी को कहते हुए सुना डेस्कटॉप पर। बिल्कुल सही। तो हमें डेस्कटॉप पर जाना होगा। उसके लिए अगर आपकी स्क्रीन पर अभी VS कोड खुला हुआ है तो उसे मिनिमाइज कर लीजिए। मिनिमाइज करने के लिए मैं यहां ऊपर दाईं ओर माइनस के आइकन पर एक बार क्लिक करूंगा। ये रहा माइनस का आइकन। आप भी इस पर क्लिक कीजिए। क्या आपने भी क्लिक कर लिया स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। अब इसी तरह अगर LM स्टूडियो खुला हुआ है तो उसे भी ऊपर दाईं ओर माइनस के आइकन पर एक बार क्लिक करके मिनिमाइज कर लीजिए। मिनिमाइज करते ही हम वापस डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ जाएंगे। क्या आप सभी की स्क्रीन पर भी मेरी तरह डेस्कटॉप दिखाई दे रहा है स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। आइए आगे बढ़ते हैं। अब मेरी स्क्रीन पर यह फाइल यहां दाईं ओर दिखाई दे रही है। स्टूडेंट्स, हो सकता है कि आपकी स्क्रीन पर यह फाइल बाईं ओर दिखाई दे रही हो या फिर किसी और जगह दिखाई दे रही हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मेरे कंप्यूटर के डेस्कटॉप पर फाइल्स और फोल्डर्स की संख्या कम है, जबकि आपके कंप्यूटर पर उनकी संख्या ज्यादा हो सकती है। इसलिए थोड़ा समय लीजिए और अपनी demo.html फाइल को ढूंढिए। क्या सभी को फाइल मिल गई? कोई जल्दी नहीं है स्टूडेंट्स। आप वीडियो को पॉज करके भी फाइल ढूंढ सकते हैं और जब फाइल मिल जाए तो वीडियो को प्ले कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। फाइल पर राइट क्लिक कीजिए, फिर रीनेम पर क्लिक कीजिए और फाइल का नाम बदलकर demo.html कर दीजिए। स्टूडेंट्स, यह आप स्क्रीन पर देखकर भी टाइप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यह चीज ध्यान रखिए, आपको फाइल का नाम तभी बदलना है अगर आपकी फाइल का नाम demo.html के बजाय कुछ और हो। क्या आप यह बात याद रखेंगे स्टूडेंट्स? बहुत बढ़िया। फिर रीनेम पर क्लिक कीजिए। सेक्शन 4, ब्राउज़र में आने वाली अड़चनें। अब स्टूडेंट्स, आइए अपने आखिरी टूल की बात करते हैं। क्या आपको याद है हमारी AI रसोई में हमने ब्राउज़र की तुलना किससे की थी? मैंने किसी को प्लेट कहते हुए सुना। आप बिल्कुल सही हैं। ब्राउज़र AI रसोई की प्लेट की तरह है। यहीं पर हमें अपना अंतिम परिणाम दिखाई देता है। इसलिए अगर यहां कुछ गलत दिखाई दे तो हमें लग सकता है कि शायद कोड में कोई गलती है, लेकिन कई बार समस्या का हल बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपने अपनी फाइल demo.html में कुछ बदलाव किए, उसके बाद फाइल को सेव भी कर दिया, लेकिन जब आप ब्राउज़र को देखते हैं तो वहां अभी भी पुराना पेज ही दिखाई दे रहा है। ऐसा क्यों हो सकता है? क्योंकि ब्राउज़र को अभी तक नया पेज दिखाने के लिए रिफ्रेश नहीं किया गया है।
तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? हमें पेज को रिफ्रेश करना चाहिए। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड पर F5 का बटन दबा सकते हैं। F5 का बटन आपके कीबोर्ड पर यहां होगा और यह कुछ इस तरह दिखाई देता है। आप इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। दूसरा तरीका है यहां ऊपर दिखाई दे रहे रीलोड बटन पर क्लिक करना। अगर आपके ब्राउजर में ऊपर रीलोड का बटन दिखाई नहीं दे रहा है तो आप ब्राउजर की स्क्रीन पर राइट क्लिक करके रीलोड के विकल्प पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पेज को रीलोड करेंगे, ब्राउजर आपको पेज का नया वर्जन दिखाएगा और आपके द्वारा किए गए बदलाव भी दिखाई देने लगेंगे। अब स्टूडेंट्स, अब एक और बहुत जरूरी बात समझ लेते हैं। जब आप पहली बार प्रॉम्प्ट लिखते हैं और एंटर दबाते हैं या फिर एंटर पर क्लिक करते हैं तो हो सकता है कि जवाब आने में थोड़ा समय लगे। कई बार यह समय 10 से 15 मिनट तक भी हो सकता है। क्या इसका मतलब यह है कि कुछ गलत हो गया है? नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एआई मॉडल पहली बार काम शुरू करने की तैयारी कर रहा होता है। वह लोड हो रहा होता है, तैयार हो रहा होता है और अपना काम शुरू कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, यहां खत्म होता है हमारा आज का पाठ। आज आपने सिर्फ वाइब कोडिंग टूल्स के बारे में ही नहीं सीखा, बल्कि यह भी सीखा कि जब कोई परेशानी या अड़चन आ जाए तो उसे कैसे समझना है और कैसे ठीक करना है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण कौशल है स्टूडेंट्स, क्योंकि वाइब कोडिंग में ही नहीं बल्कि जीवन में भी कई बार चीजें हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं होती। ऐसे समय में घबराने के बजाय हमें धैर्य रखना चाहिए और समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। और स्टूडेंट्स, एक और रोमांचक बात, अगले पाठ में हम पहली बार एक साथ हमारे वाइब कोडिंग के टूल्स का उपयोग करके खुद साथ में कुछ बनाना शुरू करेंगे। घबराइए मत, मैं हर कदम पर आपके साथ रहूंगा और आपका मार्गदर्शन करूंगा। और अब समय आ गया है कि आप भी अपनी वाइब कोडिंग की यात्रा में एक नया कदम आगे बढ़ाएं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले पाठ में। तब तक सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए और हाँ, वाइब करते रहिए।